महत्वपूर्ण जो है टॉपिक लेके आया हूँ, जो न केवल जो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, बल्कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसका नाम है हड़प्पा संस्कृति। ये जो पेपर है आपका द्वितीय पेपर, इस पेपर का जो नाम है इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर थ्रू एजेस, इसमें जो है आपका मूल रूप से समाज और संस्कृति के बारे में जानना होता है। तो इस टॉपिक को आरंभ करने से पहले कुछ बातें जो महत्वपूर्ण है वो क्लियर होनी चाहिए, जो आपके सामने है। कुछ प्रश्न है, व्हाट इज सिविलाइजेशन, सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, क्या दोनों एक ही चीज है या दोनों में कुछ अंतर है। सर्वप्रथम ये चीजें आपकी किसी भी विषय संस्कृति या समाज के बारे में जानने से पूर्व ये क्लियर होना चाहिए। तो इसको संस्कृति को क्लियर करने के लिए आपके सामने मैं कुछ कोट दे रहा हूँ। डॉक्टर भगवान दास की कोट है कि प्रत्येक क्षेत्र में प्रोग्रेस, चाहे वो आपका जो है आर्ट के क्षेत्र में हो, धर्म के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, समाज के क्षेत्र में हो या राजनीतिक संस्थाओं के क्षेत्र में हो, रिचुअल्स के क्षेत्र में हो, वो सारा का सारा जो है कल्चर है। दूसरी जो कोट है वो के.एम. मुंशी की कोट है कि इन फैक्ट कल्चर इज अवर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, यानी कि जो संस्कृति है वो हमारा जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण है। तीसरा जो कोट है वो आपके विदेशी विद्वान है टेलर, इन्होंने दिया है आपके सामने, और ये इस प्रकार है, कल्चर इज क्रिटिकल कॉम्प्लेट इन विच वी इंक्लूड्स all the knowledge, beliefs, art, morality, laws, customs and all the ability and behaviors। यानी कि ये कहते हैं कि आपके जो आपका जो संपूर्ण ज्ञान है, विश्वास है, कलाएं है, नैतिकता है, कानून है, कस्टम्स हैं और आपके जो है जो योग्यताएं हैं, जो व्यवहार है, उन सब का उनका एक जटिल जो है वो आपकी संस्कृति कहलाती है। इन तीनों कोट से एक चीज बहुत क्लियर है, कल्चर संस्कृति से तात्पर्य है कि हम जो है जो विकास कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं अपने जीवन के भिन्न भिन्न एस्पेक्ट्स में, उसको हम कल्चर कह सकते हैं। लेकिन एक प्रश्न अभी भी हमारे सामने बचा है कि क्या सभ्यता और कल्चर एक ही हैं? अगर एक नहीं है तो दोनों के बीच में अंतर क्या है? तो इसके लिए जो है आप इन द बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन जाइए। सभ्यता के प्रारंभ में अगर आप देखेंगे तो मनुष्य और जानवर में कोई अंतर नहीं है। यूजुअली कभी भी जो है कोई भी मंत्री, नेता या कोई विद्वान आदमी भाषण देता है, सामाजिक पहलू पे भाषण देता है, तो यूजुअली इस कोट से देता है कि मैन इज अ सोशल एनिमल। तो यहाँ पर जो हमको एनिमल से अलग कर रहा है वो दैट वर्ड सोशल, सामाजिक वर्ड है। तो ये हम सामाजिक बने कैसे? प्रारंभ में मनुष्य और पशु दोनों समान हैं, दोनों के जीवन में कोई विशेष अंतर नहीं है। उसके पश्चात जो है मनुष्य संघर्ष करता है, प्रारंभ में वो एक नग्नता का जीवन व्यतीत कर रहा है, कोई कपड़े उसके पास नहीं है। उसके पश्चात जो है वो खेती बाड़ी करना सीखता है, एक ग्रामीण सभ्यता का, ग्रामीण परिवेश का जन्म होता है। धीरे धीरे जो है यह ग्रामीण परिवेश बदल कर जो है आपके एक नगरीय परिवेश में बदल जाता है। प्रारंभ में जो है उसका जीवन जो है केवल भोजन की तलाश में, अपने पेट भरने के लिए एक तरफ से एक जगह से दूसरी जगह भागने में ही बीत जाता है, व्यतीत हो जाता है। धीरे धीरे जो है वह इस स्थिति को भी परिवर्तित करता है और कल्टीवेशन करना सीख जाता है, खेती करना सीख जाता है। इस प्रकार इस पुरातन स्थिति से उठकर जिस स्थिति में उसके और पशु के बीच में कोई अंतर नहीं है, धीरे धीरे जो है मनुष्य ऐसा प्राणी है जो अपने जीवन की सारी भौतिक सुख सुविधाओं को अपने पास जुटा लेता है। और विद्वान जो है इसी विकास को, इसी क्रम को, विकास के इस क्रम को ही सभ्यता नाम देते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पशुवत स्तर से जब उठकर हम जो है एक भोग विलास और भौतिकवादी जीवन को बना लेते हैं, तो इसको, इस विकास के इस प्रक्रिया को हम सभ्यता कह देते हैं। लेकिन क्या आप मानते हैं कि जो है यही सब जो विकास का चरण है यही संस्कृति है? नहीं, क्योंकि आप देखिए कि मनुष्य केवल जो है अपने भौतिक विकास से ही संतुष्ट नहीं रहा।
वो जिन गुफाओं में, जिन कंदराओं में अपनी रात व्यतीत करता था या आराम के क्षण बिताता था, धीरे धीरे जो है उसने वहां पर जो है कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं खींचनी शुरू की। धीरे धीरे जो है ये आड़ी तिरछी रेखाएं जो है हम लोगों को भित्ति चित्रों के रूप में या वॉल पेंटिंग्स के रूप में हमारे सामने आती हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन चित्र का, इन आड़ी तिरछी रेखाओं से, चित्रों से कोई भौतिक आवश्यकता की पूर्ति तो मनुष्य की नहीं हुई होगी। जाहिर सी बात है ये उसने किसी और चीज के लिए किया है। वो और चीज क्या है? इसका मतलब जो है हमें अपने शारीरिक सुख सुविधाओं के साथ साथ मानसिक सुख सुविधा या मानसिक संतुष्टि की भी जरूरत होती है, और इन्हीं चीजों को करने के लिए हमने ये आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना प्रारंभ किया। और यहाँ से जो है आपका सभ्यता और संस्कृति में अंतर प्रारंभ होता है। सीधा सीधा तात्पर्य है कि प्रारंभिक अवस्था में सभ्यता और संस्कृति के मध्य बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों एक समान है। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य की प्रगति के साथ में इन दोनों के मध्य एक अंतर पैदा होता है, और वो अंतर जो है, एक आपकी पुरानी कहावत आपके सामने है कि भूखे पेट भजन न होत गोपाला। इसका तात्पर्य है कि जब तक मनुष्य का पेट नहीं भरा हुआ है, जब तक उसकी भौतिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं, तब तक वो जो है आत्मिक शांति या मानसिक शांति के बारे में सोच भी नहीं सकता है। यही ठीक हमारी जो है मनुष्य की सभ्यता, मनुष्य के साथ में हुआ। प्रारंभ में जो है उसने अपनी भौतिक आवश्यकताओं को जुटाना शुरू किया। धीरे धीरे भौतिक आवश्यकता जुटाने के पश्चात उसके पास आराम के लिए समय बचने लगा, सोचने के लिए समय बचने लगा, रिक्रिएशन के लिए समय बचने लगा। तो उसने जो है तब मानसिक शांति की सोची, और इस प्रक्रिया में जिन चीजों का जन्म हुआ वो संस्कृति का हिस्सा है। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि संस्कृति और सभ्यता दोनों जो है एक दूसरे से परस्पर संबद्ध है। ओक बर्न का कथन है, द लेटर फेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन इज कल्चर। ओक बर्न एक बहुत बड़े विद्वान है, समाजशास्त्री हैं। इन्होंने कहा है कि आपका जो सभ्यता में विकास होता है, उसकी जो परिवर्ती चरण होता है, बाद का जो चरण होता है, उसी को हम संस्कृति कहते हैं। लेकिन आधुनिक विद्वान इसको स्वीकार नहीं करते हैं। आधुनिक विद्वानों का मानना है कि दोनों परस्पर संबंध होते हुए भी एक दूसरे से पूर्णतः पृथक हैं। सिविलाइजेशन और कल्चर एक दूसरे के पूरक होते हुए भी एक दूसरे से पूरी तरह पृथक हैं, और उसको जो है वो इस प्रकार से समझाते हैं कि आपका आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में जो विकास है वो सभ्यता है। आपका रहन सहन, खान पान और जो पहनावा है, उसमें जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो आपका सिविलाइजेशन है। आपके जो है मनोरंजन के साधनों का विकास या वैज्ञानिक तकनीकी जो विकास है, उसको आप सभ्यता का हिस्सा मान सकते हैं। औद्योगिक जो विकास है वो सभ्यता का हिस्सा है। लेकिन जो संस्कृति का हिस्सा बनता है उसमें आप आते हैं दर्शन, क्योंकि दर्शन आपको जो है शारीरिक संतुष्टि नहीं देगा, यह आत्मिक संतुष्टि आपको प्रदान करेगा। इसके अलावा आप साहित्य की रचना करते हैं, अलग अलग विधाओं में जो है अलग अलग लोगों ने जो है अपनी रचनाओं को दिया है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, आपके महाकवि कालिदास ने मेघदूत दिया, रघुवंशम दिया। तो आई डोंट थिंक कि ये जो है उन्होंने जो है अपने जो है भौतिक सुख सुविधाओं को जुटाने के लिए किया, ये उन्होंने जो है अपनी मानसिक संतुष्टि के लिए किया। इसी प्रकार जो है आपके सामने भिन्न भिन्न प्रकार की ललित कलाएं आती हैं, पेंटिंग्स हैं, चित्रकारी है, गांधार कला है, मथुरा कला है, अमरावती कला है, और आपके भिन्न भिन्न जो है नृत्य है, और उसके पश्चात जो है भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों का आविष्कार है। हमारे धार्मिक विश्वास है, धार्मिक क्षेत्र के विश्वास है, सामाजिक क्षेत्र के विश्वास है, राजनीतिक क्षेत्र के विश्वास है। इन विश्वासों का जो है जो पार्ट जो हिस्सा है, ये हमारा संस्कृति का हिस्सा है, क्योंकि हमने इनको जो है अपनी आत्मिक संतुष्टि के लिए या मानसिक संतुष्टि के लिए उत्पन्न किया है। तो ये स्पष्ट विभाजन जो है आधुनिक विद्वान जो है सभ्यता और संस्कृति के मध्य में खींचते हैं। भारतीय संस्कृति जो है बहुत धनी संस्कृति है। तो इसके पश्चात आपको सबसे पहले जानना चाहिए कि आपकी जो संस्कृति है उसकी जो है मुख्य विशेषताएं क्या है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारी सभ्यता में। भारतीय संस्कृति सभ्यता सबसे प्राचीन संस्कृति है। जो अनुमानित तिथि आपकी मान्य तिथि है वो 1400 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होता है, जब आप जो है वैदिक काल पूर्व वैदिक काल का जो है आरंभ मानते हैं। तो एक ऐसी संस्कृति है जो बहुत प्राचीन काल से जो है कंटिन्यूअसली चली आ रही है।
दूसरी जो है, जो मुख्य विशेषता हमारी संस्कृति की है, वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, विभिन्नता में एकता। इसके लिए हम जो है पूरे विश्व में जाने जाते हैं। हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। हमारे रहने पहनने और हर चीज का तौर तरीका अलग अलग है, लेकिन उसके बावजूद जो है हमारे जो है आधार में, मूल में जो है एक एकता का भाव रहता है। जैसे चारों धाम है, देश के चारों कोनों में है, और देश के लगभग सभी लोगों की इनमें आस्था होती है। आपकी जो है 7 नदियां हैं देश में, जिनको लोग जो है पूरे देश के लोग जो है पवित्र मानते हैं। इस प्रकार एक मोटा सा स्ट्रक्चर आपके सामने आता है कि अनेकताओं के होते हुए भी हमारे अंदर मूल में कहीं ना कहीं जो है एकता का एक भाव है, और ये हमारी जो है भारतीय संस्कृति की अपनी विशेषता है, जो विश्व की किसी अन्य संस्कृति में नहीं पाई जाती है। तृतीय विशेषता जो है भारतीय संस्कृति की है रिलीजियस टॉलरेंस, धार्मिक सहिष्णुता। भारत एक ऐसा देश है जिसमें अनेक देशों से, विदेशों से लोग आए और यहीं के होके रह गए। हमारे बीच में जो है अंग्रेजों के आगमन से पूर्व हमने कभी भी जो है ये धार्मिक कलेश या प्रतिद्वंदिता नहीं सुनी है। इसका मतलब जो है हमारे धर्म में जो है धार्मिक सहिष्णुता है। अशोक का आपके पास एग्जाम्पल है, उसने बौद्ध धर्म को अपनाया, लेकिन उसने बाकी धर्मों के प्रति अपने दृष्टिकोण में कोई कटुता उत्पन्न नहीं होने दी। कनिष्क प्रथम ने भी जो है बौद्ध धर्म को अडॉप्ट किया, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति भी उसका दृष्टिकोण सामान्य ही बना रहा। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को एक्सेप्ट किया, लेकिन उसका उन अन्य धर्मों के प्रति जो दृष्टिकोण था वो साधारण सामान्य से बना रहा। इसका मतलब हमारे धर्म के मूल में धार्मिक सहिष्णुता एक ऐसा कैरेक्टर है, एक ऐसी विशेषता है जो विश्व के अन्य किसी धर्मों में मिलना शायद संभव नहीं है। इसके पश्चात जो है हमारा जो है जो धर्म है वो आपका प्रकृति की महत्ता को स्थापित करता है। प्रकृति की महत्ता को स्थापित करता है। आज हम जो है 19वीं शताब्दी के पश्चात, जब सारे विश्व के सामने जो है प्राकृतिक संकट खड़ा हो गया है, पूरी संस्कृति को, पूरी सभ्यताओं को इससे खतरा उत्पन्न हो गया है, तो हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसमें प्रारंभ से ही जो है जो आपकी प्रकृति है उसके संरक्षण की बात कही गई है, और इसी का शायद जो है एक रूप आपके सामने है। वृक्ष पूजा, जल पूजा या फ्लोरा फौना को प्रिजर्व करने के लिए अलग अलग जो है जो सिद्धांत जो है आपके उसमें धर्म में दिए गए हैं या संस्कृति में दिए गए हैं। ये एक मूल विशेषता है जिस पर हम 19वीं शताब्दी में अन्य देशों के लोग या पूरे विश्व के लोग ध्यान दे रहे हैं। हमारी संस्कृति इसको जो है पहले से प्रारंभ से ही जो है स्वीकार करते आ रही है कि प्रकृति के बगैर मनुष्य का अस्तित्व संभव नहीं है। अगली जो विशेषता हमारी भारतीय संस्कृति की है वो है निरंतरता। जहां तक हम जानते हैं, इसके समकालीन जो भी सभ्यताएं थी, चाहे वो मिस्र की सभ्यता थी, चाहे वो सुमेरियन सभ्यता थी, या कोई और सभ्यताएं जो है विश्व की रही हो, आज शायद उन संस्कृतियों का कोई नाम लेने वाला नहीं है जो ये कहे कि मैं फलानी संस्कृति का पालन करने वाला हूं या फलानी संस्कृति से बिलोंग करता हूं। भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो उस समय आरंभ हुई और आज तक निरंतर जो है उसके अनुयायियों की संख्या, उसको फॉलो करने वालों की संख्या बनी हुई है। तो ये निरंतरता एक अलग अपनी मुख्य विशेषता लेके जो है आपके सामने आती है। तो ये आपका मोटा सा जो है मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि जब आप जो है भारतीय संस्कृति की विशेषताएं करें, इसके अलावा बहुत सारे और भी बिंदु हैं जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ बिंदु हैं जिनके आधार पर आप जो है अपना पूरा प्रश्न तैयार कर सकते हैं। इसके पश्चात हम आते हैं मूल विषय पर, हड़प्पा संस्कृति, जो आपके जो है यूनिट फर्स्ट में है और इम्पोर्टेंट सेगमेंट है आपके इन एग्जामों के दृष्टिकोण से। और इसके बारे में जानने के पूर्व आपको जो है थोड़ा सा इसका परिचय मालूम होना चाहिए कि सर्वप्रथम जो है 1826 में मिस्टर मेसन नाम का एक अंग्रेज था जिसने अपने एक आर्टिकल में जो है सर्वप्रथम इस सभ्यता का उल्लेख किया था। यद्यपि इस समय इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके पश्चात जो है 1831 ईस्वी में कर्नल बर्न्स हैं आपके,
ये आपके महाराजा रणजीत सिंह के पास से मिलने जा रहे हैं लाहौर, और जब ये जा रहे हैं लाहौर तो मार्ग में जो है इन्होंने जो है हड़प्पा संस्कृति से संबंधित कुछ अवशेष देखे, जिनका जिक्र इन्होंने अपने यात्रा विवरण में किया। फिर इस पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस ओर जो है अट्रैक्शन जो है लेटर ऑन जब भारत में एएसआई की स्थापना हो गई तो 1853 में जो है अलेक्जेंडर कर्निंगम ने जो है इस सभ्यता से संबंधित कुछ बोल्डर्स या ईंटों के अवशेष प्राप्त किए, और इसके काफी समय पश्चात 60 या 70 वर्ष के पश्चात जॉन मार्शल ने जो है सर्वप्रथम इस क्षेत्र में खुदाई या उत्खनन का काम प्रारंभ कराया। इस कड़ी में जो है आपका सर्वप्रथम जो खुदाई होती है वो हड़प्पा नामक जगह पे होती है। इसको करवाने का श्रेय जाता है दयाराम साहनी जी को 1921 ईस्वी में, और साथ ही साथ जो है इससे कुछ दूरी पर स्थित है मोहनजोदड़ो। जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही आर.डी. बनर्जी साहब जो है यहाँ पर उत्खनन का काम शुरू करवाते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात चूंकि अधिकतम स्थल जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पाकिस्तान में चले गए, तो भारतीय पुरातत्व विभाग ने जो है अपने वहां जो है इस बेशकीमती सभ्यता के अवशेष खोजने के लिए अपने प्रयास आरंभ किए, और इस कड़ी में जो है कालांतर में जो है कई नए स्थल लगभग मेरे हिसाब से जो है 1000 से अधिक स्थलों पर खुदाई हुई, जहां से जो है हमको हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब हड़प्पा सभ्यता आपके सामने आती है, एक वैदिक सभ्यता से प्राचीन सभ्यता है, लगभग जो है आज से 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। तो आपको जानना चाहिए कि यह सभ्यता किस क्षेत्र में विस्तारित थी। जिस क्षेत्र को आज हम अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब और पंजाब, जम्मू कश्मीर के नाम से जानते हैं, इसमें से मैक्सिमम रीजन आज आपके जो है डेजर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। उस क्षेत्र में इस सभ्यता का विकास हुआ। लगभग इस सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है, रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर शेप में ये सभ्यता है। अगर आप जो है इसके ईस्टर्न, वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट एंड साउदर्न पॉइंट्स पे जाएंगे तो पूरब में इस सभ्यता का विस्तार जो है गाजियाबाद में हिंडन नदी है, हिंडन एयरपोर्ट है, उसके पास में एक छोटा सा गांव है आलमगीरपुर, वहां से हमको जो है हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। यह आपका इस सभ्यता का सबसे पूर्वी स्तर माना जा सकता है। इसके पश्चात बलूचिस्तान में आपका अरेबियन सी के पास दास्क नदी तट पर जो है सुतके गेंडोर नामक एक स्थान है। इसको आप जो है इस हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल मान सकते हैं। और जम्मू कश्मीर में मांडा चेनाब नदी के तट पर स्थित है, इसको हम जो है इस सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मानते हैं। और दक्षिण भारत में इसका विस्तार आपका महाराष्ट्र तक था। अहमदनगर जिले में दैमाबाद नाम का एक स्थल है जो इस सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल माना जाता है। आकार मैंने आपको बताया है त्रिभुजाकार है और बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है। इसमें आपका संपूर्ण अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, कुछ हिस्सा पंजाब का, पाकिस्तानी पंजाब का, और कुछ हिस्सा भारतीय पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी और जम्मू कश्मीर का इसमें आता है। बहुत विस्तृत क्षेत्र जो है हड़प्पा सभ्यता का इसका मतलब रहा है। जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी सभ्यता का निर्माण कुछ किसी प्रजाति के लोगों ने किया होगा, क्योंकि हमारे पास जो है लिटरेरी जो स्रोत है वो इस सभ्यता से संबंधित अभी पढ़े नहीं गए हैं। पिक्टोग्राफिक यहाँ की लिपि है जिसको अभी तक पूरी तरह से पढ़ने में किसी ने सफलता प्राप्त नहीं की है। जब तक उनको नहीं पढ़ा जाता है, पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर हम ये अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि इस सभ्यता के निर्माता कौन लोग रहे होंगे। तो पुरातात्विक अवशेषों में हमको यहाँ से कुछ कंकाल मिले हैं, स्केलेटन्स मिले हैं खुदाई में। उनके आधार पर हमने यहाँ के निर्माताओं की प्रजाति को निर्धारित करने का प्रयास किया है, और हमें इस कड़ी में जो है 4 प्रजातियों के अवशेष यहाँ से मिलते हैं। प्रोटो एस्ट्रोलाइड, मंगोलाइड, अल्पाइन और मेडिटेरियन। एस्ट्रोलाइड एक जाति है, मंगोलाइड एक प्रजाति है, अल्पाइन एक प्रजाति है, मेडिटेरियन आपकी भूमध्य सागरीय प्रजाति है, जिनको आप इसी नाम से पुकारते भी हैं। और हमारे पास लिखित स्रोत नहीं है, पहले ही हमने कहा है। तो जिस प्रजाति के कंकाल हमको सबसे अधिक मात्रा में मिलेंगे, हम ये मानेंगे कि वही इसके निर्माता रहे होंगे। तो इन चारों प्रजाति में से जो भूमध्य सागरीय प्रजाति है, मेडिटेरियन प्रजाति है, उसके सबसे ज्यादा कंकाल हमको प्राप्त हुए हैं। इसलिए जो है अधिकांश विद्वान ये मानते हैं
कि हड़प्पा सभ्यता का निर्माण जो है वो मध्य सागरीय प्रजाति के लोगों ने किया होगा। अब बात करते हैं कि जो है हड़प्पा सभ्यता अपने समकालीन सभ्यताओं में बहुत श्रेष्ठ सभ्यता थी, हमें जो है इस पर नाज होना चाहिए, बहुत धनी सभ्यता है, तो इसकी कुछ अपनी विशेषताएं होंगी, जिनमें जो सबसे पहली विशेषता है जो विश्व प्रसिद्ध है वो यहाँ का नगर नियोजन है। हड़प्पा का नगर नियोजन ऑलमोस्ट हमें जितने भी स्थल खुदाई में प्राप्त हुए हैं उनमें से 7 स्थल ऐसे हैं जो नगरीय स्थिति और अवस्था तक पहुंच चुके थे। इनमें से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को पिगट महोदय ने जो है जुड़वा राजधानियों की संज्ञा भी दी है, क्योंकि हमारे लिए ये स्पष्ट कर पाना, ये अंतर पता कर पाना बड़ा मुश्किल है कि दोनों में से कौन सी राजधानी रही होगी। प्रतीत होता है इनकी कंस्ट्रक्शन से, यहाँ के निर्माण से, कि दोनों ही इस तरीके की राजधानी रही होंगी कि 6 महीने एक जगह से राज्य किया जाता होगा, 6 महीने, तो इसलिए पिगट महोदय इनको जुड़वा राजधानियों की संज्ञा देते हैं। यहाँ का जो नगर नियोजन है हड़प्पा का, उसकी मुख्य विशेषता है यहाँ की सड़कें। सामान्यतः सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पर काट रहे हैं, सीधी जा रही हैं, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं, और जहां पर आपको जो है सड़कों को चेंज करना है वहां पर सर्कल बना हुआ है। इनकी चौड़ाई जो है 9 फीट से लेकर 34 फीट तक है। जो मेन रोड है वो सामान्यतः उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, और इन सड़कों का निर्माण आपका मिट्टी से हुआ है। और ये जो सड़कें एक दूसरे को काट रही हैं, ये रेक्टेंगुलर शेप में काट रही हैं, तो आपके जो इस सभ्यता के नगर होंगे वो जाल पद्धति पर आधारित होंगे। और सामान्यतः जो है प्रत्येक नगर 2 भागों में बटा हुआ है। एक भाग को हम बोलते हैं पश्चिमी भाग, जो पूरी तरह से दुर्गीकृत है, और यहाँ जो बने हैं मकान, उन मकानों को देखकर प्रतीत होता है कि ये उच्च वर्ग के या जो प्रशासक वर्ग के या कुलीन वर्ग के लोग रहे होंगे, उनके निवास का स्थल रहा होगा। और इनकी सुरक्षा के लिए जो है इस क्षेत्र को थोड़ा ऊंचाई पर बनाया गया है और एक दुर्ग से घेरा गया है। दूसरा हिस्सा अपेक्षाकृत निचले भाग में स्थित है, और यहाँ के मकानों स्ट्रक्चर से यहाँ की जो सुख सुविधाएं हैं उनको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि यह क्षेत्र जो है सामान्य नगरीय क्षेत्र रहा होगा, जहाँ पे सामान्य नागरिकों का निवास रहा होगा। दूसरी जो स्पेसिफिक विशेषता है जो समकालीन अन्य किसी सभ्यता में नहीं मिलता है, वो आपका जल निकासी प्रणाली है, सीवेज सिस्टम है। विश्व में हड़प्पा सभ्यता के समान सुंदर और सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली विश्व के किसी भी समकालीन सभ्यता में नहीं पाई गई है। जो इनकी सीवेज सिस्टम है, ये जल निकासी प्रणाली है, बहुत ही साइंटिफिक है। इसमें जो है नालियां जो है प्रत्येक घरों से नालियां निकलकर जो है मुख्य नाली में आकर मिलती हैं। इनमें जो है नालियों को जोड़ने के लिए टी और यू आकार के जो शेप के जो है लकड़ी के होल्स का निर्माण किया गया है। जोड़ने के लिए जिप्सम का यूज किया गया है, चूने का यूज किया गया है। नालियों को प्रॉपरली ढका गया है। प्रत्येक एक निश्चित दूरी के पश्चात जो है की होल्स बनाए गए हैं, ताकि जो है आवश्यकता पड़ने पर इन नालियों की साफ सफाई की जाए। और ये नालियां जो है शहर के एकदम बाहर निकलकर जो है सीवेज को छोड़ती हैं। इस सारे जल निकासी व्यवस्था को देखने के पश्चात एक चीज बहुत स्पष्ट प्रतीत होती है। चूंकि हम आज की डेट पे जो है बहुत अपने आप को बहुत ही मॉडर्न बोलते हैं, टेक्नोलॉजी से सज्जित बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पिछले कुछ वर्षों से निरंतर डेंगू, स्वाइन फ्लू, इन चीजों के प्रकोप से हम नहीं बच पा रहे हैं। तो ये एक हमारी जो है प्राचीनतम सभ्यता है। यहाँ पर आप हम जो है लोगों की अवेयरनेस को देखें कि वो साफ सफाई के प्रति कितना अवेयर थे और कितना सिस्टमैटिक ढंग से न केवल जो है कुलीन वर्ग बल्कि सामान्य जन जो है उनका अनुपालन करता था। और इस कारण जो है वो किसी महामारी के प्रकोप में कभी शायद नहीं फंसे हैं, क्योंकि हमको ऐसे कोई प्रमाण वहां से नहीं मिलते हैं। तो ये ड्रेनेज सिस्टम आपका जो है इंपॉर्टेंट होता है इस अपने आपको जो है संक्रामक बीमारियों से या किसी बीमारी के महामारी के रूप को रोकने के लिए। तो इससे जो है हम एक सीख ले सकते हैं कि केवल जो है प्रशासनिक अमले के द्वारा ही इन चीजों को नहीं बनाया जा सकता जब तक कि सामान्य जनता उस पर अपना पूरा कॉपरेशन नहीं देती है। तीसरा जो है हड़प्पा सभ्यता का जो महत्वपूर्ण बिंदु है, यहाँ से हमको बड़े बड़े निर्माण कार्य मिलते हैं।
कुछ जो है उसमें पब्लिक सार्वजनिक निर्माण कार्य हैं और कुछ निजी निर्माण कार्य हैं। तो सार्वजनिक निर्माण कार्य में मैंने यहाँ पर आपको दो के बारे में मैं बताता हूँ। एक तो महान स्नानागार है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, 180 फीट और एक लंबा और 108 फीट चौड़ा है। इसमें जो है स्वच्छ जल भरने के लिए जो है अलग से व्यवस्था है। जब ये तालाब में पौंड में जो है पानी गंदा हो जाएगा उसकी निकासी के लिए अलग व्यवस्था है। महिलाओं के वस्त्र बदलने के लिए, पुरुषों के वस्त्र बदलने के लिए अलग अलग छोटे छोटे कमरों की व्यवस्था है। ये तो स्पष्ट नहीं हो पाया जब तक लिखित साक्ष्य नहीं पढ़े जाते हैं कि इसका वास्तविक प्रयोजन क्या था, बट इसको देखते हुए अनुमान लगाया जा सकता है कि जो जल पूजा हम आज भी मानते हैं, गंगा, यमुना या अन्य नदियों के जल को बहुत पवित्र मानते हैं, तो शायद जल पूजा का कोई एक नमूना ये रहा हो और सार्वजनिक रूप से बड़ी संख्या में जो है लोग यहाँ पर स्नान इत्यादि करते रहे होंगे। कोई ओकेजन, धार्मिक ओकेजन उनका होता होगा जिसमें जो है इस वृद्ध स्नानागार का प्रयोग किया जाता होगा। ये अपने आप में यूनिक स्ट्रक्चर है। दूसरे जो यूनिक स्ट्रक्चर हमको यहाँ से मिलते हैं जो सार्वजनिक नमूने के हैं, वो आपको अन्नागार ग्रेनरीज मिलेंगी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या कई अन्य स्थलों से हमको ग्रेनरीज मिली है और इन ग्रेनरी के आसपास ही हमको कुछ श्रमिक आवास मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये एक इंडिकेशन हमको दे रहे हैं कि ये सार्वजनिक स्थल है जहां हड़प्पा के लोग जो है संभवतः राजस्व के रूप में एकत्रित अनाज को रखते थे, या ये अनाज जो है किसी विषम परिस्थिति में से बचने के लिए, जैसे अकाल या कोई दैवीय आपदा आ गई, उस समय जो है लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रखा जाता रहा होगा। इसके अलावा जो है मोहनजोदड़ो से हमको जो बांध होता है उसके अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। ये भी एक सार्वजनिक निर्माण है। संभवतः जो है हर वर्ष आने वाली सिंधु नदी की बाढ़ से बचने के लिए जो है इस डैम का निर्माण किया गया होगा। इसके अलावा जो दूसरे प्रकार के निर्माण जो है हमको यहाँ से मिलते हैं वो आपके सामान्य घर हैं। सामान्य घरों में जो है जो निर्माण कार्य है वो 1 मंजिला 2 मंजिला दोनों प्रकार के घर मिलते हैं, लेकिन इन घरों का जो डिजाइन, जो नमूना है वो बहुत साधारण है। बहुत चमक दमक इनमें नहीं है, कोई बहुत बड़ा डिजाइन इनमें नहीं है। हाँ, यह अवश्य है कि प्रत्येक घर के बीच में एक आंगन है, उसमें एक कुआं है और जो है बाथरूम है। जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था है। जो उस खिड़कियां और दरवाजे हैं वो वुडन के बने हुए हैं, कोई विशेष नक्काशी इनमें नहीं है। तो ये वहां के जो है सामान्य जन जो थोड़ा उच्च वर्ग के हैं उनमें जो है 1 स्टोरी की जगह 2 स्टोरी मकान हमको मिल जाते हैं, बट जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरीके का है। केवल कालीबंगा से आपको जो है अलंकृत फर्श का नमूना मिलेगा, बाकी सब जगह से जो ये भवन निर्माण में किसी चमक दमक का या किसी आर्टिस्टिक वर्क का प्रयोग नहीं किया गया है। अब बात करते हैं, हमने देखा कि कुछ विशेषताएं ली हुई हैं जो ये बताता है कि यह एक विकसित सभ्यता थी। हम लोगों ने अभी तक ये अधिकांश विद्वानों का मानना है कि ये एक नगरीय सभ्यता थी, व्यापार प्रधान सभ्यता थी। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ एक सामाजिक जीवन एक स्तर को प्राप्त कर गया था। तो हम जानते हैं कि जो यूजुअली क्वेश्चन भी आपके पास आता है कि हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन पर विस्तृत प्रकाश डालिए, तो यहाँ हम उसकी बात करते हैं। सामाजिक जीवन से हम क्या समझते हैं, पहले इस चीज को स्पष्ट कर लेना चाहिए। सामाजिक जीवन मीन्स हम अपने आपस में जो रिलेशनशिप्स होते हैं, संबंध होते हैं, उनको किस प्रकार से निर्धारित करते हैं। समाज का स्तरीकरण, खान पान का स्तर, रहन सहन का स्तर और समाज में जो है मनोरंजन के साधनों का विकास और एक्सेप्टेंस क्या है, ये आपके सामाजिक जीवन का हिस्सा होती है। तो हड़प्पा सभ्यता में जहां तक बात करेंगे, जो सामाजिक स्तर है उसमें 2 प्रकार के लोग हमको मिलते हैं, धनी और निर्धन। सामान्यतः इनको जो है विद्वानों ने 4 कैटेगरी में बांटा है। एक ग्रुप वो है जिनको हम पढ़े लिखे लोगों का वर्ग कह सकते हैं, जिसमें पुरोहित आते हैं, आपके डॉक्टर्स आ जाएंगे, चिंतक आ जाएंगे। दूसरा जो वर्ग है वो आर्टिशियन का है, जिसमें आपके व्यापारी या बर्तन बनाने मृदभान निर्माता, जुलाहे या धातु कर्म करने वाले लोग आ जाते हैं। तीसरा ग्रुप आगे जो है वो मजदूरों का है या कृषकों का है, जिसमें आपके फार्मर्स और कृषक आएंगे। चौथा जो ग्रुप है वो एडमिनिस्ट्रेटर
जो प्रशासक वर्ग है उसका है, जिसमें आपके जो है योद्धा वर्ग या जो प्रशासनिक कार्य कर रहे हैं उससे जुड़े लोगों को माना जा सकता है। तो सामान्यतः जो है जिस प्रकार का विभाजन हम वैदिक काल में बांट पाते हैं, वर्ण व्यवस्था का निर्माण वहां पाते हैं, उस तरीके की कोई बात तो हम तब तक नहीं कह पाएंगे जब तक लिटरेरी सोर्स नहीं पढ़े जाते हैं। लेकिन अभी जो अवशेष हमको प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर हम जो है हड़प्पा के लोगों को 4 कैटेगरी में पढ़े लिखे कलाकार और आपके कृषक और प्रशासक वर्ग में बांट सकते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है समाज में, सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि उनका खान पान का स्तर क्या था, फूडिंग हैबिट्स क्या थी। तो जाहिर सी बात है जो अवशेष हमको मिले हैं उनसे ये पता चलता है कि गेहूं और जौ जो है मुख्य भोजन था। राई, तेल, दाल इत्यादि जो है का प्रयोग हमको वहां से मिलता है। दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स का भी वो बहुतायत में प्रयोग करते थे। इस तरह एक चीज बहुत क्लियर हो रही है कि जिस क्षेत्र को हम आज डेजर्ट रीजन बोल रहे हैं, जब हड़प्पा सभ्यता यहाँ पर विकसित हो रही थी तो संभवतः यह क्षेत्र जो है बहुत ही फर्टाइल क्षेत्र रहा होगा, जिस कारण यहाँ पर जो है अतिरिक्त उत्पादन, सरप्लस प्रोडक्शन हुआ होगा और इसी सरप्लस प्रोडक्शन के कारण नगरों का जन्म संभव हुआ होगा। पहनावा सामाजिक जीवन का हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है। तो हड़प्पा के लोग जो है आपके सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। मोहनजोदड़ो से हमको एक सूती कपड़े का टुकड़ा इसके प्रमाण के रूप में मिलता भी है। सामान्यतः जो आपको स्टैचूज या जो मोहरों पर जो है अंकन मिलता है, उनके आधार पर हमको हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा 2 प्रकार के वस्त्र पहनने का प्रमाण मिलता है। एक वस्त्र जो वो कमर से ऊपर पहनते थे, उत्तरीय या सॉल टाइप का वस्त्र, और दूसरा वस्त्र जो कमर से नीचे बांधा जाता था, जिसको हम कालांतर में धोती का नाम देते हैं। और इसके अलावा हमको जो है हड़प्पा से सुई के अवशेष मिलते हैं। इससे सीधा जो है मतलब निकाला जा सकता है कि हड़प्पा के लोग जो है सिले वस्त्र भी पहनते थे। अधिकांश जो मूर्तियां हमको यहाँ से मिल रही हैं मातृ देवी की या अन्य, उनमें मैक्सिमम मूर्तियां जो है कम से कम वस्त्र पहने हुई हैं, जो इंडिकेट कर रही है कि शायद जो है उच्च वर्ग के लोग तो जो है उत्तरीय या धोती का प्रयोग करते थे, लेकिन चूंकि इन चीजों का बहुतायत में उत्पादन नहीं होता था तो गरीब वर्ग के लोग जो है कपड़े कम पहनते थे। इसके अलावा महत्वपूर्ण हिस्सा है, महिलाएं जो है समाज का अभिन्न अंग है और महिलाएं जो है आभूषण, महिलाओं का आभूषण बहुत प्रिय होते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में आभूषण और श्रृंगार प्रसाधन की क्या स्थिति थी? यहाँ जो है आभूषण दोनों प्रयोग करते हैं, पुरुष और स्त्री। जो आपके आभूषण बने हुए हैं वो सोना, चांदी, रांगा और तांबे के बने हुए हैं, कांसे के बने हुए हैं। जो मनुष्य और पुरुष और स्त्री दोनों जिस प्रकार के आभूषण प्रयोग कर रही हैं उनमें कुछ नाम हमको मिलते हैं, जैसे गले का कंठाहार, नेकलेसेस जिनको आप बोल सकते हैं, ईयर रिंग्स, कर्ण फूल आप बोल सकते हैं, भुजबंद यहाँ आपके सोल्जर्स में बांधने के लिए यूज किया जाता है, या कमर पे बांधने के लिए करधनी इत्यादि, या हाथ में कड़े इत्यादि जो है आपके बनते हैं। स्पष्ट चीज ये देखने की है कि जो हमने आरंभ में आपको स्तरीकरण में, सामाजिक स्तरीकरण में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, धनी वर्ग और गरीब वर्ग की बात की थी, तो उसकी जानकारी हमको ऑर्नामेंट्स के प्रयोग से भी लगता है, क्योंकि कुछ जो है लोग तो जो है बहुमूल्य धातुओं से बने हुए जो है आभूषण पहनते थे, लेकिन कुछ लोग मिट्टी, मन के और सिक्के बने हुए आभूषण पहनते थे, जो आपको ये उस चीज को जस्टिफाई भी कर रहा है कि समाज में एक ही वर्ण नहीं था, सबकी सामाजिक आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं थी, आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ी विषमता थी। तो एक धनी वर्ग था जो बहुमूल्य धातुओं का उपयोग करता है, और एक वो वर्ग है जो शौकीन तो है आभूषणों का, लेकिन उनको अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो मिट्टी और मन के और सीप के बने हुए आभूषणों का प्रयोग करेगा। समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसमें बहुत सारी बुराइयों को दूर रखने के लिए समाज में जो है मनोरंजन के साधनों का होना आवश्यक है। तो जाहिर सी बात है हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने भी अपने मनोरंजन के कुछ साधन विकसित किए होंगे। इनमें जो है आपके जो साधन है, जो मूल साधन है, हमको हड़प्पा की जो मोहरे हैं उन पर अंकन से प्राप्त होता है कि शिकार करना एक महत्वपूर्ण जो है मनोरंजन का साधन था
इसके अलावा जो है इन्हीं अवशेषों से, पुरातात्विक अवशेषों से हमको पता चलता है कि हड़प्पा के लोगों ने एक प्रकार के खेल का आविष्कार कर लिया था, जिसको वो लोग जो है अपने मनोरंजन के साधन के रूप में प्रयोग करते थे, जिसको हम चौपड़ कहते हैं। और ये चौपड़ जो है एक ऐसा गेम है जिसको आप आधुनिक शतरंज से कंपेयर कर सकते हैं। या अगर आपको जो है अपने महाकाव्य महाभारत का ज्ञान हो तो उसमें शकुनी नामक एक व्यक्ति है जो पांडवों और कौरवों के बीच में जो है मतांतर को पैदा करता है। तो शायद अगर आपको वहां पर ध्यान हो तो वहां पर एक चौपड़ गेम खेला जाता है। संभवतः इस खेल का जो है ओरिजिन भी जो है हड़प्पा सभ्यता में हुआ है, जिसका कालांतर में हमको उस महाकाव्य में वर्णन मिलता है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से हमको एक डांसिंग मूर्ति मिली है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि समाज में लोग जो है मनोरंजन के साधन के रूप में डांस का भी प्रयोग करते थे। इसके अलावा कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के जो यंत्र हैं, संगीत वाद्य यंत्र, उसमें बीणा या तुरही जैसे कुछ अवशेष हमको खिलौनों के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। ठीक, और सबसे बड़ा हिस्सा जो हमारा है वो बच्चों का होता है। तो हमको जो है हड़प्पा से बड़ी संख्या में जो है उत्खनन में जो है बच्चों के खिलौने प्राप्त हुए हैं, जिनमें आपके हाथी हैं, कुत्ते हैं, चूहे के पीछे दौड़ती बिल्ली है। और इनमें जो है सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये जो है अगर आप प्रारंभिक सभ्यता मान रहे हैं और इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं होगी ऐसा मान रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि इनमें जो है कई खिलौने ऐसे हैं जिनके पंख जो है हिल सकते हैं, जिनको आप जो है किसी उसमें कोई टेक्निक यूज है जिसके द्वारा जो है वो अपने आप मूव कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए जो है इस प्रकार के जो है मनोरंजन के साधनों का विकास हड़प्पा के लोगों ने किया था। सामाजिक जीवन का स्तर बहुत अच्छा है, तो जाहिर सी बात है कि जो है हड़प्पा सभ्यता में जो अर्थव्यवस्था होगी उसने जो है अपना एक अच्छा स्तर प्राप्त कर लिया होगा। हम सबका मानना है कि हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता है। नगरीय सभ्यता का सीधा सीधा संबंध है कि यह जो है कृषि पर कम बेस्ड होकर व्यापार पर अधिक बेस्ड होगी। लेकिन जो है नगरीय सभ्यता व्यापार तभी करेगी जब आपका जो है जो आपके खेती और पशुपालन है उसकी स्थिति उच्च होगी, उसमें अतिरिक्त उत्पादन होगा। जो है मुख्य व्यवसाय हड़प्पा के लोगों का एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री है। गेहूं, जौ, मटर, तेल, कपास आदि जो है उगाने के हमको यहाँ से जो है अवशेष प्रमाण मिल चुके हैं। शायद चावल भी जो है क्योंकि हमें जो है लोथल से चावल के कुछ अवशेष मिले हैं चावल के, तो चावल भी संभवतः इन लोगों ने उगाना शुरू कर दिया था। लकड़ी से बने हुए हल का ये प्रयोग करते थे, काटने के लिए हसिया का प्रयोग होता था। इस प्रकार जो है अगर हम देखें तो फर्टाइल रीजन में पर्याप्त वर्षा के कारण उत्पादन जो है बड़ा अच्छा होता था, जिसके कारण जो है अनाज जो है आवश्यकता से अधिक यानी कि सरप्लस प्रोडक्शन यहाँ पर हो रहा है। इसी कारण जो है जब हमने जो है सभी स्थलों की खुदाई की है तो हमको जो है ऑलमोस्ट सभी स्थलों से अन्नागार प्राप्त हुए हैं। और इसी सरप्लस प्रोडक्शन पर स्पष्ट मानना है जब तक कृषि में अतिरिक्त उत्पादन नहीं होगा तब तक आपके नगर नहीं बन सकते हैं, नगरों का निर्माण नहीं हो सकता है। तो यह स्पष्ट करता है कि जो हड़प्पा की एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री वाली व्यवस्था है वो अतिरिक्त उत्पादन कर रही है, और इन्हीं के कारण जो है कालांतर में जो है आपके जो है व्यापारिक केंद्रों का और उनका नगरों में परिवर्तन संभव हो पाया है। हड़प्पा सभ्यता व्यापारिक सभ्यता मानी जाती है, तो इसमें उद्योग धंधों, औद्योगिक विकास जो है अपने एक स्तर तक पहुंच गया था। जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री या मुख्य व्यवसाय, मुख्य उत्पादन यहाँ पर होता था वो जो है कपड़ा व्यवसाय था। अगर आपको जानकारी हो तो सिंडोन जो है सूती कपड़े के, भारतीय सूती कपड़े के लिए ग्रीक लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब बहुतायत में हड़प्पा के लोग जो है इसका निर्यात यहाँ से करते रहे होंगे। मोहनजोदड़ो से मैंने पूर्व में बताया आपको कि कॉटन का टुकड़ा हम लोगों को इस काल का मिल चुका है। आपका जो है जो धागे में परिवर्तित करने के लिए तकलियों के प्रयोग और तकलियों के अवशेष हमको यहाँ से मिल चुके हैं। कपड़ा उद्योग जो है एक बड़ा उद्योग था यहाँ पर, जिसका जो है आयात और निर्यात में बहुत बड़ा रोल था। इसके अलावा चूंकि हड़प्पा में पकाई कच्ची ईंटें और पक्की ईंटें दोनों का प्रयोग मिलता है, इसका मतलब आपका जो है ईंट ब्रिक इंडस्ट्री भी जो है एक
जो है स्वरूप ले चुकी थी। तीसरा जो है, हमको बड़ी मात्रा में 2000 से अधिक जो है मोहरें जो है हड़प्पा सभ्यता के भिन्न भिन्न स्थलों से मिली है, जो आपकी सामान्यतः सेल खड़ी और मिट्टी से बनी हुई है। चंदोड़ों से आपको मनके बनाने का कारखाना मिल रहा है। तो ये एक स्पष्ट आपको बड़ी मात्रा में मिलने का मतलब है, हमको न केवल भारत के अंदर बल्कि भारत के बाहर सुमेरियन कई स्थलों से हड़प्पा की इन सील्स 30 से अधिक सील्स हमको बाहर प्राप्त हुई हैं, जो स्पष्ट कर रही हैं कि हड़प्पा में जो ये मोहर उद्योग था, सील का जो उद्योग था, ये एक बहुत बड़ा रूप ले चुका था। इसके अतिरिक्त जो है इंडस्ट्रीज में इतना ही नहीं है, बहुत सारी और भी इंडस्ट्रीज थी। आपको मैंने बताया महिलाएं जो है महिला पुरुष दोनों आभूषणों के शौकीन थे, तो बेहतरीन किस्म के आभूषण बनाने का उद्योग यहाँ पर था। चूंकि जो है मैंने आपको बताया कि आभूषण मेटेलिक भी बनते थे, उसके अलावा जो है मेटेलिक अन्य चीजों का भी निर्माण होता था, मोहरों का भी निर्माण होता था। तो जो मेटेलिक वर्क वाले हैं, धातु उद्योग वाले हैं, वो भी एक बृहद रूप ले चुका था। बच्चों के खिलौने हम लोगों को पर्याप्त मात्रा में उत्खनन में प्राप्त होते हैं, तो खिलौना व्यवसाय भी जो है पर्याप्त विकसित हो चुका था। और आप यहाँ से प्राप्त सारी वस्तुओं को देखने के बाद को लगता है कि केवल काम चलाने के लिए प्रोडक्शन नहीं होता था, बल्कि एक एक्सपर्टाइज विशेषज्ञता के साथ में यहाँ के लोगों ने जो है अपने उद्योगों का अपने उत्पादन को करना शुरू कर दिया था। जब हम उद्योग धंधे की बात करते हैं, तो जब इसमें एक एक्सपर्टाइज आता है, तो जाहिर सी बात है कि आपका व्यवसाय और टेक्नोलॉजी बहुत ही उत्तम किस्म की रही होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्यापार कैसे होता था यहाँ पर, ये आपकी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। तो व्यापार में जो है हमें अभी कोई मुद्रा तो यहाँ से प्राप्त नहीं हुई है, तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय, एक वस्तु को देकर दूसरी आवश्यकता की वस्तु को ले लेना, इस प्रकार से जो है यहाँ का व्यापार संचालित होता था। हमको जो है स्थल मार्ग से और जल मार्ग से, दोनों से जो है व्यापार के प्रमाण प्राप्त होते हैं। लोथल से आपको डॉकयार्ड मिल रहा है, बाकी आपके जो आंतरिक व्यापार है वो इस मार्गों से होता है, और जो बाह्य व्यापार है वो आपका समुद्री मार्ग से होता है। इसका जो है बेहतरीन प्रमाण आपके पास जो है स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट सिस्टम है। आपका जो माप तौल की जो व्यवस्था है वो बहुत मानकीकृत है। जो आपके बाट हमको वहां से मिलते हैं तोलने के लिए, वो 16 और 16 के मल्टीपल में 16, 32, 64 इस तरीके के जो है, आई थिंक कि 17वीं सेंचुरी तक भी 16 के मल्टीपल में जो है वेट्स का प्रयोग किया जाता रहा है। तो ये आपका जो है मानकीकृत जो व्यवस्था है, स्टैंडर्डाइज्ड जो व्यवस्था है, वो हड़प्पा सभ्यता के लोगों की देन है। हमको जो है हड़प्पा से एक स्केल भी मिला है नापने के लिए, मेजरमेंट लंबाई नापने के लिए, जो कांसे की बनी हुई है। इंटरनेशनल ट्रेड के एविडेंसेस मैंने आपको बताया है कि सुमेरिया एक सभ्यता है, सुमेरियन सभ्यता, जो भारत से बाहर की सभ्यता है, और इसकी कई मोहरें हमको लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं, जिसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि हड़प्पा और सुमेरिया के लोगों का आपस में कोई ना कोई संबंध था। हड़प्पा सभ्यता की जो सील है आपकी, वो आपको जो है सुमेरिया के कई स्थलों से मिली है। मैंने आपको पहले भी जिक्र किया है कि 30 से अधिक मोहरें जो है हमको हड़प्पा की सुमेरिया सभ्यता के अलग अलग स्थलों से प्राप्त हुई हैं। जहां तक जो है आपका लिटरेरी सोर्सेज है, हमारे तो नहीं पढ़े गए हैं, लेकिन सुमेरियन लिटरेचर पढ़ा जा चुका है। वहां की जो किंवदंतियां हैं या स्टोरीज हैं, उसमें दो नाम आते हैं, दिलमुन और मेलुहा। तो दिलमुन जो है, शायद फारस की विद्वानों ने दिलमुन का साम्य तो फारस खाड़ी से बिठाया है, जहां आपका जो है 14वीं शताब्दी में जो है वास्को डी गामा, बार्थोलोमेव लुइस ने जो है केप ऑफ गुड होप जिसको नाम दिया है, संभवतः वो वहां का एक स्थल है। और मेलुहा जो है संभवतः उन्होंने जो है सिंधु सभ्यता के लिए नाम प्रयुक्त किया है, जिससे आपका स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का न केवल आंतरिक बल्कि बाह्य व्यापार भी उन्नत था। एक हिस्सा इसका आपका अभिन्न बच जाता है कि हड़प्पा के लोगों का सामाजिक जीवन हमने समझा, आर्थिक जीवन हमने समझा, धार्मिक जीवन कैसा था। धर्म की जो बात करते हैं, धार्मिक विश्वासों की जो बात करते हैं, उसके पीछे आपको सबसे पहले एक फैक्टर जानना चाहिए कि ये जो बिलीफ, कस्टम्स, रिचुअल्स, ट्रेडिशंस हम लोग यूज करते हैं, उसके पीछे एक शब्द जो है उसको जो है जन्म देता है, और वो शब्द है आपका फियर, डर। आरंभ में मनुष्य जो है इस तरीके से तकनीकी से सुसज्जित नहीं था। अगर उसके लिए जो है 7 दिन तक लगातार बारिश हो जाए तो उसके सामने जो है अपने पेट को भरने की समस्या आ जाएगी।
और उसको लगता है कि कोई मेरे से नाराज हो गया, इंद्र देवता हमसे नाराज हो गए और इस कारण जो है ये लगातार बारिश हो रही है, मुझको भूखा मरना पड़ रहा है। तो उसने जो है उसको खुश करने के लिए जो है अपने तरीके निकाले और उन्हीं तरीकों का जो है कालांतर में जो स्वरूप है, जिसको हमने एक नाम दिया है धार्मिक जीवन। तो हड़प्पा सभ्यता में भी जो है लोगों के कुछ धार्मिक विश्वास थे, जिनका अनुमान है हम पुरातात्विक जो अवशेष हैं उनके आधार पर निकालते हैं। तो इस आधार पर जो सबसे पहला बिंदु हमारे सामने आता है, जिसको हम व्याख्यात कर सकते हैं, वो है मदर गॉडेस, मातृ देवी। तो हड़प्पा की सभ्यता के लगभग सभी स्थलों से हमको मातृ देवी की मूर्तियां मिलती हैं, जो पहला तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ का समाज मातृ सत्तात्मक है। दूसरा इंडिकेशन ये दे रहा है कि यहाँ किसी न किसी रूप में माता की पूजा होती है, और इसके प्रमाण में किस रूप में पूजा होती है ये हमको जो है मोहरों पर, मोहर जो सील्स है उन पर जो अंकित है, इंग्रेव्ड है, उनके आधार पर लगता है। एक सील पर एक चित्र बना हुआ है जिसमें जो है एक स्त्री के गर्भ से जो है एक पेड़ बाहर निकल रहा है, जो हमको बता रहा है कि ये मातृ देवी की जो पूजा होती है वो फर्टिलिटी की उत्पादन की देवी के रूप में होता है, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी के रूप में होता है, या पृथ्वी माता के रूप में होता है। तो हर जगह से लगभग हड़प्पा के सभी स्थलों से मातृ देवी की मूर्ति मिलने से यह सिद्ध होता है कि हड़प्पा के लोग जो है मातृ देवी की पूजा मदर गॉडेस, पृथ्वी माता या गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी के रूप में करते थे। ये उनका पहला धार्मिक विश्वास है। दूसरा धार्मिक विश्वास वो भी हमको सील्स के आधार पर मिलता है, और इसके आधार पर अगर आपके पास क्वेश्चन बनता है, वैदिक काल से एसोसिएटेड है भगवान शिव की प्राचीनता। तो हमको यहाँ एक मोहर मिलती है, जिस मोहर पर पद्मासन पोस्चर में बफेलो के ऊपर, भैंसे के ऊपर जो है एक व्यक्ति बैठा हुआ है, जिसके सिर पर त्रिशूल जैसी आकृति का एक टोपा या जिसको आप क्राउन कह सकते हैं वो रखा गया है। इसके इस चित्र के चारों तरफ जो है अलग अलग किस्म के जानवर बने हुए हैं, हाथी बना है, व्याघ्र बना हुआ है, गैंडा बना हुआ है, और उसके पैरों की तरफ आमने सामने में जो है कुछ हिरन दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें जो है विद्वानों ने जो त्रिशूल आकार का जो टोपा सर पे रखा गया है या बफेलो पे वो बैठे हुए हैं, इसका संबंध कालांतर में लगाया कि वो त्रिशूल के रूप में कन्वर्ट हो गया, बफेलो जो है आपका नंदी के रूप में कन्वर्ट हो गया, और लोगों ने कहा कि भगवान शिव का जो ओरिजिन हुआ है वो सिंधु सभ्यता में हुआ है। सिंधु सभ्यता के लोग भगवान शिव की किसी न किसी रूप में पूजा करते थे। मैंने आपको बताया कि ये जो है एक बृहद क्वेश्चन है, भगवान शिव की प्राचीनता को व्याख्यात करता है। हिंदू धर्म के लोगों के अपनी मान्यताएं जो इसको इस रूप में एक्सेप्ट करती हैं कि ये हड़प्पा के लोग शिव की पूजा करते थे, जबकि बुद्धिस्ट लोग मानते हैं कि ये पद्मासन मुद्रा में है, इसलिए ये महात्मा बुद्ध की मूर्ति है। जैन लोगों का भी मानना है कि इस प्रकार की मुद्राएं जो है जैन धर्म के जो है आचार्यों द्वारा प्रयुक्त की जाती है, महावीर स्वामी के द्वारा प्रयुक्त की जाती है। अलग अलग धर्म के अनुयायी इनको जो है इसको जो है अपने से इस मोहर पर अंकित चित्र को अपने अपने धर्मों से जोड़ने, अपने अपने धर्म की प्राचीनता को सिद्ध करने के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन इस एक चीज बहुत स्पष्ट है कि हड़प्पा के लोग जो है किसी न किसी रूप में पशुपति की पूजा जरूर करते थे। हड़प्पा से जो है के धार्मिक विश्वासों में हमें जो है पशु पूजा के अवशेष मिलते हैं। कुबड़ वाला बैल, इसके जो है हमको कई सीलों पे जो है चित्र मिल जाते हैं। इसका मतलब यह बहुत पवित्र माना जाता था और इसकी पूजा संभवतः करते रहे होंगे। अभी मैंने आपको पहले बताया शिव जो है यहाँ एसोसिएट हो रहे हैं, तो हो ना हो कि ये नंदी से एसोसिएट हो। स्नैक वर्शिपिंग के भी हमको कई मुद्राओं से जो है प्रमाण मिलते हैं। एक सील है जिस पर हमको एक व्यक्ति द्वारा नाग पूजा के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा जो है हड़प्पा के लोग केवल पशु पूजा ही नहीं करते थे, बल्कि उनके द्वारा जो है ट्री वर्शिपिंग और वाटर वर्शिपिंग के भी प्रमाण हमको मिलते हैं। वाटर वर्शिपिंग का एग्जाम्पल मैं आपको पहले जो दे चुका हूँ। मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार है जो संभवतः जल पूजा की ओर संकेत करता है। ट्री वर्शिपिंग के अवशेष भी वृक्ष पूजा के प्रमाण भी मैं आपको पहले दे चुका हूँ। पीपल पेड़ को जो है पवित्र माना गया है, या हमने बताया कि हड़प्पा में हमको कुछ मोहरें मिली हैं जिन मोहरों पर इस प्रकार का अंकन है कि पेड़ के ऊपर कोई गॉड एंड गॉडेस बैठी हुई है और नीचे जो है कुछ लोग जो है उसकी पूजा कर रहे हैं या बलि चढ़ाने जैसा
चित्र हमको अंकन उस पे मिलता है, जो स्पष्ट करता है कि हड़प्पा के धार्मिक जीवन में न केवल जो है पशु बल्कि वृक्ष और जल पूजा का बहुत ही महत्व था। और इसी कड़ी में जो है जो अंतिम भाग है आर्ट और आर्किटेक्चर, ऑलमोस्ट सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। मोहरें, बेहतरीन किस्म की मोहरें जो है हड़प्पा से मिली हैं, 2000 से अधिक आपको मिल चुकी हैं। इन पे भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र आकृतियां बनी हुई हैं, जिनके आधार पे हम हड़प्पा संस्कृति के बारे में कुछ कहने की स्थिति में आते हैं। हाउसेस कंस्ट्रक्शन में आपको पहले बता चुका हूं, सिंपलिसिटी के साथ में अच्छी तकनीकी के घरों का निर्माण यहाँ पर हुआ है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आर्ट आर्किटेक्चर के क्षेत्र में है, क्योंकि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि कल्चर और सिविलाइजेशन में डिफरेंस वहीं से आता है जहां हम जो है कुछ ऐसी चीजें करने लगते हैं जो हमें मानसिक संतुष्टि प्रदान करता है। तो हड़प्पा से प्राप्त कांसे की नर्तकी विश्व प्रसिद्ध है। कुछ जो है आपके बुल की जो स्टैचूज हैं, मूर्तियां हैं, मदर गॉडेस की जो स्टैचूज हैं, या मोहनजोदड़ो से जो आपको पुजारी का टूटा हुआ धर मिल रहा है, इस प्रकार के कई एग्जाम्पल्स हमको वहां से मिल रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि भिन्न भिन्न ललित कलाओं में जो है हड़प्पा के लोगों ने दक्षता प्राप्त कर ली है। और जाहिर सी बात है कि ये दक्षता जो है किसी शारीरिक आवश्यकता के लिए नहीं की गई है, ये मानसिक आवश्यकता के लिए की गई है। और इसीलिए जो है हम कहते हैं कि हड़प्पा के लोगों की संस्कृति विकसित संस्कृति थी। इसमें एक अंतिम भाग है पेंटिंग और डांसिंग, जिसके आपके पास पर्याप्त एग्जाम्पल जो है आपको हड़प्पा से मिल जाएंगे। जो जिन स्थलों से खुदाई हुई हैं उनसे हमको कुछ चित्र, भिन्न भिन्न प्रकार के चित्रों का अंकन, भिन्न भिन्न प्रकार की मुद्राओं का अंकन, हड़प्पा से जो है डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति मिली है उसको देख के स्पष्ट हो जाता है कि चित्रकला या नृत्य कला के क्षेत्र में भी हड़प्पा के लोगों ने जो है अच्छा विकास कर लिया था। इस प्रकार से इस चैप्टर का सार हुआ कि हमारी जो सबसे प्राचीन सभ्यता है वो बहुत ही समृद्ध संस्कृति है, और संभवतः इसने जिन जिन कस्टम्स, रिचुअल्स और ट्रेडिशंस को जन्म दिया, जिन जिन नियमों का, कानूनों का, प्रथाओं का को जो है पैदा किया, उनको हम आज भी जो है एज इट इज थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ में जो है प्रयोग में ला रहे हैं। तो यहाँ पर अभी एक चीज महत्वपूर्ण है कि हड़प्पा से संबंधित लिपि पढ़ नहीं जा सकी है। इसके लिए जो है अधिक मतलब आगे जाके थर्ड ईयर के पश्चात जो है आप उच्च कक्षाओं में जाएंगे, तो जो रिसर्च के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहेगा उसके लिए एक बहुत बड़ा अच्छा टॉपिक है जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें आज भी जो है विद्वानों के बीच में अलग अलग मान्यताएं हैं, लोगों के द्वारा अलग अलग ओपिनियन दिए जाते हैं। सिंगल ओपिनियन अभी तक नहीं बन पाई है, उसको पाने के लिए जो है कुछ और रिसर्च की जरूरत पड़ सकती है। इस चैप्टर से आपके जो आने वाले एग्जाम है उनमें जो है जो क्वेश्चंस आते हैं, बड़े क्वेश्चन में 3 भाग आपको आवश्यक रूप से पूछे जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन की व्याख्या कीजिए, जो मैंने आपको बताया कुछ बिंदु हैं उन बिंदुओं को व्याख्यात करिए, और हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था इस पर विस्तृत प्रकाश डालिए। इसके साथ ही साथ नोट्स, शॉर्ट नोट्स यहाँ से 2-3 आते हैं। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, उत्थान कैसे हुआ, और हड़प्पा की लिपि कैसे थी। तो अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से कुछ पॉइंट्स को एलोबोरेट करते हुए अपने पाठ को तैयार करेंगे तो संभवतः जो है इसमें आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे। धन्यवाद।